आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिसा आईएएस में, द ओनली इंस्टीट्यूट विच इज़ रन बाय आईएएस ऑफिसर्स। एनसीईआरटी की श्रृंखला हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 10th की हमने एक चैप्टर आपको नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ाया था, और आपको एक तरीका बताया था कि किस तरह से आपको एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के उसमें से कैसे इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करना है। अब अमूमन एक तरीका ये हो सकता है कि आपको सीधे पीपीटी बना के जो है पढ़ाया जाए। उससे क्या होगा कि आपकी जो एनसीईआरटी पढ़ने की इच्छा है या कह लीजिए रुचि है वो खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने सीधे एनसीईआरटी की जो पीडीएफ है उसी से पढ़ाना सही समझा, और उसके जो नोट्स हैं वो आपको ऐप पे या सोशल मीडिया जो भी हमारा हैंडल है उस पर प्रोवाइड करना, ताकि आपको जो है ये एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। वो जो सबसे बड़ी चैलेंजेस हैं कि हम एनसीईआरटी ही गलत तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसी श्रृंखला में सेकंड सब्जेक्ट हमने पकड़ा है ज्योग्राफी, जिसमें हम क्लास 6 की ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, और आपको छोटे छोटे चैप्टर है, 2-2 पेज के चैप्टर हैं, और आपको दिखाएंगे किस तरह से उस चैप्टर से भी क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से, और आपका फाउंडेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपका फाउंडेशन कितना आसान तरीके से जो है वहाँ से बन सकता है, वो भी हम आपको फील कराने की कोशिश करेंगे। और समय के साथ 6 की एनसीईआरटी को फर्दर जो क्लासेज हैं उसमें कैसे मैप करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको फिर से बता देते हैं। जो लोग पहले मेरी वीडियो नहीं देखी होंगे उनके लिए कारगर होगा कि अगर आप क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और आपने यूनिवर्स टॉपिक पढ़ा, ये आपने 6th क्लास में पढ़ा, तो आप इसको मैप करिएगा, चेक करिएगा, थोड़ा सा इंडेक्स पे मेहनत करिएगा, 6, 7, 8 की इंडेक्स रख लीजिएगा। आप देखिएगा कि किस में है, तो आप देखेंगे कि 11th की फिजिकल ज्योग्राफी में है, तो आप वहां से मैप कर दीजिएगा। इसी तरह से अगर आप रिसोर्स चैप्टर पढ़ रहे हैं किसी क्लास में, मान लीजिए 7th में है या 8th में है, तो आप 7th, 8th, 9th, 10th चारों क्लास के चैप्टर में आप मैप करके पढ़ लीजिएगा। रिसोर्स में बेसिक से लेके जो भी होगे, आपका सॉइल आ जाएगा, जैसे 9th में आप जाएंगे तो सॉइल आ जाएगा, टाइप्स ऑफ सॉइल, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ रिसोर्स होता क्या है, व्हाट इज रिसोर्स, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। जब आपका बेसिक थोड़ा डेवलप हो जाएगा तब जाके जो है आप करंट जो कंटेम्प्रेरी चल रहा है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स को लेके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके चल रहा है, तो आप चीज़ों को वहाँ पे मैप कर लेंगे। बट फिलहाल इस बैच में जो एनसीईआरटी बैच चल रहा है, इसमें तो मकसद ये है कि आपका फाउंडेशन पे काम किया जाए। बाकी जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चल रहा है उसमें ऑलरेडी स्टैंडर्ड से तो लेके चला ही जा रहा है। यहाँ पे तो आपका ये है कि आपकी जो नींव है, बेसिक्स जो है उसको मजबूत कर रहे हैं। हम ये मान के पढ़ा रहे हैं कि आप पहली बार तैयारी स्टार्ट किए, फर्स्ट टाइम आपने यूपीएससी की तैयारी को सोचा है, इस सोच से पढ़ा रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए भी कारगर होगा जो पहले पढ़ चुके हों, 1 साल 2 साल की तैयारी कर भी चुके होंगे, एज अ फ्रेशर है, एज अ रिपीटर। फ्रेशर है तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि नया नया है तो आपको पता चलेगा पढ़ना कैसे है, कैसे एनसीईआरटी को अपने लिए यूज़ करना है। और रिपीटर के लिए रिवीजन होगा कि अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको किस तरह से पीटी के लिए फैक्ट को निकालना है एनसीईआरटी से, वो सीख जाएंगे आप, जो कि अभी तक आप ये टेक्निक डेवलप नहीं कर पाएंगे। बहुत कम लोग ये टेक्निक डेवलप कर पाते हैं कि अगर आपने 4 लाइन पढ़ी, 5 लाइन पढ़ी, चाहे आप द हिंदू अखबार भी पढ़ रहे हैं, तो आपके काम का क्या न्यूज़ है उसको आप फिल्टर कर पाते हैं कि नहीं। ये टेक्निक डेवलप करने में समय लगता है। तो जिनकी तैयारी होती है अच्छी, या जिनको पकड़ होती है, जिनको सिलेबस का समझ होता है, सबसे बड़ी बात होती है सिलेबस की समझ, तो आप तैयारी स्टार्ट कर देते हैं बट आपको पता नहीं होता पढ़ना क्या है, तो आप इधर उधर की चीज़ें बहुत पढ़ लेते हैं। तो एनसीईआरटी आपकी एक फाउंडेशन तैयार करेगी, और जो आपके
फिजिकल ज्योग्राफी के अलग डेप्थ कॉन्सेप्ट हैं, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को समझने में एनसीईआरटी आपकी बड़ी मदद करती है। पतली पतली बुकें हैं, आपको लगता होगा क्या ही बुक है, छोड़ दिया जाए इसको, बट मेरा तो आपसे सजेशन होगा कि आप एनसीईआरटी ना सुनिए, आप टॉपर टॉक्स सुनिए। अगर आप टॉपर लोगों की टॉक्स सुनेंगे तो आपको कहेंगे कि उन्होंने केवल प्रीलिम्स एनसीईआरटी से ही निकाल दिया था। 2015 बैच की एक ऑल इंडिया रैंक 4 है, सौम्या पांडे। अगर आप इनका टॉपर टॉक सुनते हैं तो आप कहेंगे कि इन्होंने केवल एनसीईआरटी से ही प्रीलिम्स की बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चन जो है वो क्रैक कर लिए। कहने का मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन हाँ, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में काफ़ी मदद आपको मिलेगी। कहने का मतलब ये है, तो एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग शुरू करते हैं अपना ज्योग्राफी, क्लास 6 की एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं, जिसकी आज पहली क्लास होगी और इसी के साथ आने वाले क्रमों में हम इसको जोड़ते चलेंगे। तो ये आपका एनसीईआरटी है क्लास 6 की, टॉपिक आवर आवर हैबिटाट, द अर्थ आवर हैबिटाट, यानी कि पृथ्वी के बारे में आपको जानना है। और आवर हैबिटाट का मतलब होता है कि जहाँ हम रहते हैं। हैबिटाट कैसे बनता है? हैबिटाट बनता है आपका, अगर हम वेन डायग्राम बनाएं तो 3 चीज से बनता है हैबिटाट: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। ये जो बनता है आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और आपका वाटर से, ये जो बनता है इसी को हम लोग हैबिटाट कहते हैं, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे आपको तीनों चीज आपको मिल रहा है। यानी कि क्लास 6 की एनसीईआरटी में हमें क्या सीखने को मिलेगा? हमें सीखने को मिलेगा अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में, अबाउट द अर्थ, यानी अर्थ की संरचना हुई कैसे, इसके बारे में जानेंगे। और आगे आने वाले क्लासेस में जैसे से हम बढ़ेंगे, हम लोग अर्थ के अंदर इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में जानेंगे। तो ये तो आपको हायर क्लासेस में मिलेगा, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। जब आप इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ते हो तो यहीं से आपका शुरू हो जाता है जियोमॉर्फोलॉजी। क्लास 6 में आप ये भी देखेंगे कि हमारे ब्रह्मांड की संरचना हुई कैसे, हाउ यूनिवर्स इवॉल्व। इसकी संरचना हुई कैसे। तो सभी लोग एनसीईआरटी आप परचेस कर लीजिएगा और अपने पास हार्ड कॉपी रखिएगा, सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वैसे वेबसाइट पे मिल जाएगा, एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल रहती है। तो थोड़ी सी हम आपको यहाँ पे इंडेक्स से चर्चा करते हैं कि हमें इंडेक्स में से क्या क्या चैप्टर उठाने हैं और आपके आपके लिए कितना रेलिवेंट है। देखिए, टोटल इसमें 8 चैप्टर हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। इस 8 चैप्टर में आप देखेंगे तो पहला चैप्टर आपका सोलर सिस्टम के बारे में है, जिसने अगर मेरी पुरानी क्लासेस देखे होंगे तो मैंने जब फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट किया था तो मैंने यूनिवर्स से ही शुरू किया था और मैंने उसको पूरी तरह से ख़त्म भी कर दिया है। तो वो तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का पार्ट था, ये सेपरेट एनसीईआरटी का पार्ट है। तो मैंने सोलर सिस्टम के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की है विथ नोट्स, नोट्स भी आपको प्रोवाइडेड है। जब आप सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ लेंगे, मतलब हमारे ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई, इसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं, इसमें तो नहीं दिया है, इसमें बिग बैंग थ्योरी अगर शायद दिया हो, देखेंगे हमें। बाकी थ्योरी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी चर्चा की हुई है और क्लास 11th में फिर से इसको पढ़ेंगे, इसी चैप्टर को हम लोग क्लास 11th में फिर से पढ़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप ये 2-3 चैप्टर पढ़ लेंगे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, तुरंत आप ये 3 चैप्टर पढ़ने के बाद 11th का चैप्टर पढ़ लीजिएगा, सेकंड, तो आपका ये चैप्टर वहाँ पे मैप हो जाएगा। मैप है सच कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने के लिए,
अगर आप इसको स्किप कर सकते हो तो आप स्किप कर दीजिएगा। हाँ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये तो आपको बेसिक पता ही होना चाहिए। टाइम डिवीजन कैसे होता है, टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, लैटिट्यूड से क्या हमें मदद मिलती है, लॉन्गिट्यूड से हमें क्या मदद मिलती है, इनके बारे में तो हमें जानना ही है। मेजर लैंड फॉर्म, यहाँ से आपका जियोमॉर्फोलॉजी लैंड के बारे में आइडिया लग जाएगा कि कैसे कौन कौन से लैंड फॉर्म बनते हैं। और इसके बाद आप एक बुक आती है, जीसी लियोन की बुक आती है, जीसी लियोन। उस बुक में इसी चैप्टर को मैप करके एडवांस वर्जन दिया हुआ है। तो आपको एक एक करके सब पढ़ाया जाएगा, बुक की पूरी सीरीज चलेगी। हमारा प्रयास रहेगा कि आपको जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं उसको हम मैप करते हुए लेके चलें। फिर चैप्टर नंबर 7 और 8 पे जब आते हैं तो आप इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे 2 चैप्टर आपको दिया गया है, यहाँ से इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा। इसके पहले फिजिकल ज्योग्राफी था, ये इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक 2 आ जाएगा आपका, ये 7 और 8 इंडियन ज्योग्राफी। जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप इसके साथ जब ये दोनों चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो फिर क्लास 9th की आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जो कि मैं जैसे बता रहा हूँ मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा अभी, वैसे ही ओवर। आपको अलग अलग ऐसा नहीं करेंगे पहले 6th की पढ़ा दिए फिर 7 की। ज्योग्राफी में ऐसे नहीं पढ़ा जाता। इतिहास पढ़ सकते हैं बट ज्योग्राफी को आप ऐसे नहीं पढ़िएगा। ज्योग्राफी में लिंकेज इज इंपॉर्टेंट, एक क्लास से दूसरे क्लास में। तो ये इंडियन ज्योग्राफी आ जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी जो है ये भी हम जो हमारा इंटीग्रेटेड बैच है उसमें हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो आपको अगर आप यहाँ से पढ़े रहेंगे तो इट विल हेल्प यू। तो ये कुछ मोटा मोटी आप देखेंगे 56 पेज का ये पीडीएफ है, 56 पेज की एनसीईआरटी है। अगर आप ढंग से पढ़ें तो आप इसको हार्डली 2 घंटे में पढ़ लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। पतली सी पेज बुक है और सरल भाषा में लिखा हुआ है। बट इस सरल भाषा में जो भी लिखा है यहाँ से हम आपको कंटेंट फिल्टर कराएंगे। तो पहला चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ये हमारा पहला चैप्टर है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा मैप यहाँ पे एक लगा हुआ भी है सोलर सिस्टम के बारे में, एक फोटो लगी हुई है, भी ब्लर आ रहा है बट आप इसको देख सकते हैं। अगर आप इस चैप्टर की कुछ पहली पैराग्राफ को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंगली पूछा गया है कि आपको कभी ये आश्चर्य नहीं होता है कि सनसेट कैसे हो रहा है। हाउ यू वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद जो दृश्य होता है वो कितना महत्व सुंदर होता है, इसको आपने कभी फील किया है। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 और 2 ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। जब सनराइज भी होता है तो भी हम देखते हैं कि कुछ आपको पैटर्न दिखता है, इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है। अगेन ये सब कुछ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का है। अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिक साइंस भी यूज होगा क्योंकि लाइट ट्रेवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसका भी फिनोमेनन यहाँ पे आपको दिखता है। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट अदर आर डिम। हमारा जो स्काई है उसमें कुछ चीजें बहुत चमकती हैं, दिखती हैं। ये जो चमकती है, जो टिंकलिंग होती है, ये क्या चीज है, ये कहाँ पे है। एक जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा है ये टॉपिक या ये लाइन के थ्रू छोटे से बच्चे के अंदर, ये जो चीजें चमक रही हैं ब्रह्मांड में या आकाश में जो चीजें चमक रही हैं वो है क्या चीज। और सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त होता है तो उसमें जो हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है, इंटरेस्टिंग पैटर्न, वो कैसे हो रहा है, ये चमक क्यों रही है, ट्विंकलिंग क्यों हो रही है। बट इफ यू लुक एट द केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम नॉट ट्विंकल एंड अदर डू, दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज अ मून साइन। हम देखते हैं कुछ चीजें कुछ तो फ्लिकर कर रही है, मतलब ट्विंकलिंग कर रही है लाइक स्टार, बट कुछ की जो लाइट है वो फ्लिकर नहीं कर रही है, मतलब स्टैटिक बनी हुई है जैसे कि मून की लाइट। ऐसा क्यों, आगे बढ़ते हैं। तो जो चीज हमारे स्काई या कह सकते हैं हमें दिखती है जैसे कि सन मून और भी जो चमकती हुई चीजें हैं, इन सबको मिला के हम लोग सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं सन, मून और बाकी जो चमकती हुई चीज है जो नहीं भी चमक रही है उनको हम लोग सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। और ये सेलेस्टियल बॉडी जहां पे होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस।
ये यूनिवर्स बोलते हैं। तो स्पेस प्लस ये सेलेस्टियल बॉडी जब मिलती हैं तो आपकी बनाती है यूनिवर्स, ब्रह्मांड। अब ये सेलेस्टियल बॉडी क्या चीज है उनके बारे में कह रहे, कुछ सेलेस्टियल बॉडी जो होती है बहुत ही गर्म और चमकदार होती है, हॉट एंड वेरी बिग, काफी बड़े होते हैं। इनके पास खुद की ऊर्जा होती है, खुद की लाइट होती है, और ऐसे सेलेस्टियल बॉडी को स्टार कहा जाता है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। सन जो है वो स्टार है, यानी जिस जिस सेलेस्टियल के बॉडी के पास खुद की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, चमकती है, उसको हम लोग स्टार कहते हैं। तो सन भी हमारा क्या है? ठीक है। तो यहां से जो जानने वाली बात है, ये 2 पॉइंट आपको यहां से जानने वाली बात है। पॉइंट नंबर ये 1 और ये 2, दूसरा सन के बारे, सेलेस्टियल बॉडी के बारे में आपको जान। अगले में आपको कॉन्स्टलेशन के बारे में पूछा जाएगा। द कलेक्शन ऑफ स्टार, एक पैटर्न बनाते हैं, और ये पैटर्न जो है बहुत पुराने समय से यूज होता है फॉर डिटेक्टिंग द डायरेक्शन। एक फिक्स पैटर्न, एक फिक्स स्ट्रक्चर तारों का समूह बनाता है, उस तारों को हम लोग कॉन्स्टलेशन कहते हैं, उस समूह को हम लोग कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। इस कॉन्स्टलेशन पे आपको क्वेश्चंस मिले हैं, आप जाकर देखिएगा बीपीएससी में या यूपीपीसीएस में। आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखेंगे, अगर एक आपको पीडीएफ में अटैच करने वाला हूँ, उसमें आप देखेंगे कॉन्स्टलेशन पे क्वेश्चन बना हुआ है। उसमें से जैसे एक कॉन्स्टलेशन है उर्सा मेजर, बिग बेयर। ये कॉन्स्टलेशन मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार, ग्रुप ऑफ स्टार जो एक शेप बनाते हैं, रैंडम कह लीजिए या फिक्स, रैंडम और फिक्स शेप में आपको दिखते हैं। और इसमें देखिए पोल स्टार है, जो डायरेक्शन, पोल स्टार जो होता है पोल, अर्थ के पोल डायरेक्शन में होता है, इसको डायरेक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है। तो एंशिएंट टाइम से जो है, जो ट्रैवलर्स थे वो पोल स्टार को एज अ नेविगेशन के रूप में यूज करते थे, उसकी डायरेक्शन में मूव करते थे। अब ये वाला पैराग्राफ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि द पोल स्टार, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन एंड इट ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। याद रखिएगा, पोल स्टार का यूज किया जाता था एंशिएंट टाइम में ट्रेवलर द्वारा डायरेक्शन के लिए, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में उनको हेल्प करता था मूवमेंट के लिए। सप्तऋषि अगला कॉन्स्टलेशन है। सप्तऋषि इज द हेल्प, वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। तो देखिए यहाँ पे सप्तऋषि, ये 7 स्टार का कॉन्स्टलेशन बना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ये इससे इस लाइन को जोड़ा, एक काल्पनिक लाइन है, तो आपको देखेंगे इस नॉर्थ स्टार को डायरेक्ट कर रहा है, ये आपका है पोल स्टार, ये सप्तऋषि, द पैटर्न ऑफ 7 स्टार। दिस इज अ कॉन्स्टलेशन ग्रुप ऑफ स्टार ऑफ 7 स्टार दैट इज सप्त, यानी कि 7 सप्तऋषि। ऋषि मतलब स्टेज होता है, तो सप्तऋषि ग्रुप ऑफ 7 स्टार। ये भी आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है सप्तऋषि के बारे में। ठीक है बेटा, उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो यहां से जो जानने वाली बात है वो है पोल स्टार के बारे में, कि हाउ द पोल स्टार इज लोकेटेड। तो इसका संबंध जो है आपका सप्तऋषि से है। तो आप याद रखिएगा, पोल स्टार अगर आपको याद रखना है तो आप एरो बना के सप्तऋषि ऐसे लिख लीजिएगा। तो नोट्स के लिए आप इस तरह से लिख लीजिएगा, पोल स्टार एरो सप्तऋषि। ठीक है। Some celestial body do not have their own heat and light and they are light by the other star, उसको कहते हैं प्लेनेट। जैसे कि अर्थ, अर्थ इज अ प्लेनेट। इनके पास खुद का कोई भी ऊर्जा नहीं होती है, खुद की अपनी कोई भी ऊर्जा नहीं होती है। ये दूसरे प्लैनेट्स द्वारा या दूसरे स्टार द्वारा ऊर्जा पाते हैं। प्लेनेट वर्ड देखिए, यहां से आप आंसर राइटिंग में नाम उठा सकते हैं, प्लेनेट अगर आए तो। ये ग्रीक वर्ड है, आंसर को कोट करने के लिए छोटी सी छोटी चीजें आपके आंसर राइटिंग में कैसे इंपॉर्टेंट होगा वो आप समझने की कोशिश करेंगे। यहां से देखिए प्लेनेट का आप ये वर्ड तो आप उठा ही सकते हैं ना अपने आंसर राइटिंग में अगर कोट कर रहे हैं तो, कि प्लेनेट वर्ड जो है पहली बार आया कहां से। ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है वंडर।
ये प्लांटिया एक ग्रीक वर्ड है, उससे बनाया गया, जिसका मतलब होता है वंडर। ठीक है, और इनके पास खुद की कोई ऊर्जा नहीं होती है, दूसरे स्टार द्वारा जो इनको एनर्जी मिलती है, जैसे कि एग्जांपल है अर्थ। अर्थ एक प्लेनेट है। इन प्लेनेट के चारों तरफ एक सैटेलाइट होता है जो कि रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है, जिसमें से मून जो है हमारा नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। सैटेलाइट के बारे में मैं ऑलरेडी जो है हिंदी में उपग्रह कहते हैं। तो मून जो है हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, किसका? प्लेनेट का, अरे अर्थ प्लेनेट का। आगे सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम जो है वो सन, 8 प्लेनेट और कुछ एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड से मिलकर बना है। मेटेरॉइड्स जब हमारे ब्रह्मांड की संरचना हुई तो जो अवशेष बच गए उनको हम लोग कहें मेटेरॉइड, जो कि अब रिवॉल्व करते रहते हैं सन के चारों तरफ, और एक फिक्स पैटर्न में होते हैं, इसलिए एक एक्स्ट्रॉइड बेल्ट होता है, एक कुबर बेल्ट होता है, जो कि हम आपको यूनिवर्स वाले टॉपिक में पहले भी बता चुके हैं। आपको बताए थे हम जब प्लेनेट बता रहे थे किस तरह से जो प्लूटो है उसको ड्वार्फ प्लेनेट के कैटेगरी में रखा गया। तो हम यहां देखिएगा, द सन एंड 8 प्लेनेट सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडी इज नोन एज एस्टेरॉइड एंड मेटेरॉइड। इनको हम हमारे सोलर सिस्टम का मानते हैं। ये देखिए, अगर आप ये देखिए एस्टेरॉइड बेल्ट है जो कि मार्स के बाद है। तो मार्स एस्टेरॉइड बेल्ट के जो इधर वाले प्लेनेट होते हैं इसको हम लोग इंटीरियर प्लेनेट बोलते हैं, और जो इधर एस्टेरॉइड बेल्ट के जुपिटर के उधर वाले को एक्सटीरियर प्लेनेट बोलते हैं। और ये सारे जुपिटर जैसा बिहेवियर होता है, और इधर जो है अर्थ जैसा बिहेवियर होता है, मतलब इनका जो एटमॉस्फेयर है या कह सकते हैं सॉलिड से बने होते हैं स्ट्रक्चर, और ये सारे गैसियस प्लैनेट होते हैं। अब अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो ये जो फैक्ट दिया हुआ है आप देखिए, इसमें सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा है, मरकरी, वीनस, अर्थ, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। ये सब पीटी फैक्ट है। ये सब हम आपको यूनिवर्स वाले जो हमने एक लेक्चर आपके लिया था उसमें मैंने बहुत डिटेल करके एक एक सबको समझाया था। सन के बारे में भी मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था कि कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे देखिए कितने ब्रीफ में दिया हुआ है, हम यहाँ पे चलते हैं। तो सन इज द सेंटर स्टार सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, और ये स्टार है ह्यूज मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैस, एंड इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है चारों तरफ जो घूमते हैं वो बिकॉज इसलिए क्योंकि सन जो है अपने चारों तरफ अपनी तरफ जो है खींच रहा है, इस वजह से। सन जो है लगभग लगभग 1.50 मिलियन किलोमीटर अवे है, कहां से? अर्थ। ये भी आपके वन डे के लिए पीटी फैक्ट बन सकता है कि जो सूर्य है वो धरती से कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर। देखिए, देयर इज 8 प्लेनेट दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, साटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसको याद करने के लिए ट्रिक भी दिया गया, देखिए, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे रख सकते हैं पैटर्न वाइज, इसी सीक्वेंस में आपको रखना है। ठीक है, ये आपका मरकरी हो गया, वीनस, अर्थ, ठीक है, मार्स, जुपिटर, साटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और जिस ये फिक्स पैटर्न में चारों तरफ घूमते हैं उसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मरकरी के बारे में बोला गया कि मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन, इट टेक 88 डेज टू कंप्लीट along the orbit, and Venus is considered the earth twin because its size and shape is similar to earth। तो पृथ्वी की ट्विन सिस्टर किसको कहा जाता है? यहां से अगेन क्वेश्चन आपको बन सकता है, वो है वीनस। सब छोटी छोटी चीजें हैं जो अमूमन लोगों को नहीं पता होती है। प्लूटो के बारे में देखिए लिखा हुआ है कि प्लूटो को 2006 के बाद से, पहले 2006 तक प्लेनेट में था, 2006 के बाद प्लूटो को जो है प्लेनेट से निकाल के ड्राफ्ट प्लेनेट बना दिया गया। किस संस्था द्वारा किया गया? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसने डिफिनेशन लाई किया था प्लेनेट के बारे में, कुछ बातें और नोट की थी, जैसे कि वो किसी और का ऑर्बिट को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही उनका मिनिमम मास इतना होना चाहिए ग्रेविटेशनल पुल के लिए। ये सब वैलिडेट नहीं कर पा रहा था प्लूटो, इसलिए प्लूटो को जो है ड्राफ्ट प्लेनेट के रूप में बौना
ड्राफ्ट प्लैनेट में कैटेगरी में डाल दिया गया था। अब प्लूटो जो है कुबर बेल्ट का सेकंड लार्जेस्ट ड्राफ्ट प्लैनेट है आफ्टर आइरिस। आइरिस के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा बौना प्लैनेट है प्लूटो। अर्थ, अर्थ का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग जियोइड बोलते हैं। जियोइड स्ट्रक्चर में ये पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है। देखिए अगर आप बात करें तो अर्थ का स्ट्रक्चर हम ऐसे स्फेयर मानते हैं, बट ये ऐसा स्फेरिकल नहीं होता है। यहाँ से बल्ज आउटेड रहता है और यहाँ से दबा रहता है। ड्यू टू इसके रोटेशन, अपनी एक्सिस पे रोटेशन होने की वजह से हम इसका स्फेरिकल स्ट्रक्चर एज्यूम करते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग जियोइड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ऊपर से दबा हुआ, बट ये भी यूनिफॉर्म नहीं होता है। यहाँ पे बल्ज आउट ऐसे निकला रहता है ऐसे, और यहाँ पे हिस्सा ऐसे कुछ दबा रहता है। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो अर्थ का स्ट्रक्चर उबड़ खाबड़ होता है, क्योंकि आपको पता है हर जगह कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे लैंड है, वाटर है, तो एक जैसा नहीं है। इस स्ट्रक्चर को, अर्थ के स्ट्रक्चर को हम लोग जियोइड कहते हैं। तो ये वर्ड भी याद रखिएगा कि अर्थ के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, जियोइड बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद मून, मून के बारे में, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है, ये लगभग 384,400 किलोमीटर अवे है अर्थ से, 3,84,400 किलोमीटर। और ये अर्थ का जो है 27 दिन में जो है रेवोल्यूशन कर लेता है। पृथ्वी की घूर्णन जो है वो 27 दिन में पूरा कर लेता है। सॉरी, परिक्रमा, नॉट घूर्णन। घूर्णन मतलब होता है रेवोल्यूशन, जो अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फिर सैटेलाइट के बारे में हल्का सा आपको ज्ञान दिया गया कि हम सैटेलाइट इस तरह से जाता है, रॉकेट हम इस तरह से लॉन्च करते हैं। ये हमारा लॉन्च व्हीकल है। इसके पार्ट्स देखिए अलग हो गए, ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट, इसमें से जो ये लॉन्च, ये हमारा सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में लॉन्च हो जाता है। फिर बाकी ये जो है ये आपका स्पेस डेब्रिस, कचरा के रूप में जो है हमारे स्पेस में घूमता रहता है। ये तो ये किस तरह से सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है ऑर्बिट में, उसका आपको देखिए क्लास 6 में आपको दे दिया है। और हम लोग जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हम यूपीएससी की तैयारी में बच्चों को पढ़ाते हैं कि सैटेलाइट क्या चीज़ है, कैसे लॉन्च किया जाता है। आज ही हम आपको इसरो के बारे में बता रहे थे। अभी देखिए कितना आसानी, कितने आसानी के तरीके से क्लास 6 में ही आपको बता दिया गया था। तो शायद वही है, बेसिक चीज़ें बच्चे नहीं पढ़े हैं तो इसरो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कीवर्ड दिया गया आइनसेट, आइरस, इडूसेट। अब इन सब ये सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में अगेन हमको आपको साइंस एंड टेक में पढ़ाना है। तो क्लास 6 में देखिए सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी जाती है आपके लिए। उसके बाद एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड। मेटेरॉइड जो होता है वो अर्थ सरफेस में इंटर कर जाता है। एस्टेरॉइड जो होता है वो अर्थ सरफेस यानी कि बाहरी बेल्ट में रहता है, अर्थ तक नहीं आता है। एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड क्या है देखिए आप। अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, देयर आर नंबरस tiny body which also move around the sun. This body are called asteroid and they are found between orbit of Mars and Jupiter. तो आप याद रखिएगा एस्टेरॉइड बेल्ट किसके बीच में पाया जाता है। अगेन ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, उसके बाद होता है मेट्रॉइड। मेट्रॉइड जो होता है ये भी स्मॉल पीस ऑफ रॉक है जो कि मूव करता है सन के अराउंड, और कुछ कभी कभी धरती के समीप इतना आ जाता है कि वो धरती के अंदर ही प्रवेश कर जाता है। तो कुछ चीजें तो देखिए फ्रिक्शन, एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से वो जल जाती हैं, वो मेट्रॉइड धरती पे नहीं आती है। बट जो आ जाती हैं उसको हम लोग मेट्रॉइड्स कहते हैं। IDE आता है जो कि हमारे धरती पे पहुंच जाता है। ये सारी चीज जिस यूनिवर्स में है उसको हम लोग, उस गैलेक्सी को हम लोग आकाश गंगा कहते हैं, और ये स्पाइरल शेप का है आकाश गंगा। डू यू सी, यहाँ पे देखिए लिखा है, क्या आप एक व्हाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक आप चीजें देखते हैं चमकता हुआ रात में? बिल्कुल, कभी कभी देखने को मिलता है। ये क्लस्टर ऑफ मिलियन स्टार है और इसका हम नाम रखे हैं मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है इसी गैलेक्सी में है। एंशिएंट टाइम से इसको नोटिस किया गया और इसका नाम रखा गया है आकाश गंगा। तो मिल्की वे को ही आकाश गंगा बोलते हैं। अब देखिए तो छोटी छोटी चीजें आपको क्लास 6 से मिल रही है जो कि आपके प्रीलिम्स में कह सकते हैं, या कह सकते हैं आपके बेसिक में कितना इसका इंपॉर्टेंट रोल है, अगर आप महत्व को समझ पा रहे हो
या इस बात को मैं आपको समझाने में सक्षम हूँ तो गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार, क्लाउड, डस्ट एंड गैसियस एंड दिस मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी मिला के जो है यूनिवर्स बनते हैं। बहुत सारी गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में है और ये एक्सपेंड कर रहा है किस थ्योरी के अनुसार? बिग बैंग थ्योरी के अनुसार। देखिए बस ये था आपका पहला चैप्टर। इसके बाद आप सेकंड चैप्टर में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका किस तरह से लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल डिवीजन के बारे में दिखाया गया है। अभी तक चैप्टर नंबर 1 में आपको यह बताया गया कि हमारा ब्रह्मांड कैसा है, कौन कौन से हैं, क्लास 6 के हिसाब से। उसके बाद हम अपने अर्थ की स्टडी करेंगे। उस पर दो काल्पनिक लाइन के बारे में बात करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। इस लाइन का क्या महत्व, इस लाइन की क्या जरूरत पड़ी, उसके बारे में हम इस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में। उम्मीद करते हैं थोड़ा सा आपको समझ आया होगा। तो अभी आप के लिए काम रहेगा कि आप एनसीईआरटी क्लास 6 की जो है, बहुत छोटी सी एनसीईआरटी है, क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 पढ़िए और जैसे ही ये पढ़ लीजिएगा तो आप चैप्टर नंबर 2 11th क्लास की चैप्टर नंबर 2 पढ़ लीजिएगा इसके साथ ही साथ। तो अगली जो क्लास में मेरा काम यही होगा कि ग्लोब को स्टार्ट करने से पहले हम 11th क्लास की जो चैप्टर नंबर 2 है उसको पढ़ेंगे। फिलहाल आपका ये होमवर्क है कि आप इसको पढ़िएगा ताकि आप रिलेट कर पाए। अपना ख्याल रखें। साइनिंग ऑफ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।